आज भारत में लगभग 76 करोड़ लोग इंटरनेट चला रहे हैं, बट वेट, ये पॉसिबल कैसे हुआ? सिर्फ एक आदमी की वजह से, मुकेश धीरूभाई अंबानी। कैसे ये इंसान इतना रिच हुआ? हाउ रिलायंस इज डोमिनेटिंग एवरी सेक्टर? क्या है इनका सक्सेस का सीक्रेट? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। मुकेश अंबानी, जिनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1957 में, ये जन्म यमन में हुआ था। यस, जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहीं पे मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद वो इंडिया आए थे और इंडिया आकर मुंबई में जब धीरूभाई अंबानी अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे, अपना पहले मसालों का काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो टेक्सटाइल का बिजनेस किया, वहीं पर मुकेश अंबानी ने अपनी पढ़ाई शुरू करी। और पढ़ाई अपनी करने के बाद, जो कि उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, उसके बाद वो MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड चले गए। जब वो स्टैनफोर्ड गए, वहीं पर मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी की तबीयत खराब हो गई और उनको वापस आकर अपने पापा का बिजनेस में सपोर्ट करना पड़ा। और यही होती है मुकेश अंबानी की असली बिजनेसमैन की शुरुआत। मुकेश अंबानी, जो कि आज इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन है और वर्ल्ड के 12th रिचेस्ट पर्सन है। इनकी नेटवर्थ 8,710 करोड़ USD से भी ज्यादा है। और मुकेश अंबानी, हर कोई जानता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उनका क्या योगदान रहा है। ये कंपनी शुरू करी थी उनके पापा धीरूभाई अंबानी ने एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, या मैं बोलूँ पॉलिस्टर में उनका मेनली बिजनेस था। पॉलिस्टर यार्न बनाते थे वो, बट धीरे धीरे मुकेश अंबानी ने उसको आगे चरम सीमा पे लेकर आए, जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपना योगदान दिया एज अ केमिकल इंजीनियर इन द पेट्रोकेमिकल पार्ट। यस, 90s का दौर था, रिलायंस ने एंटर किया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में और उसको मुकेश अंबानी ने बहुत अच्छे से समझा और 90s के अंदर में उसको बहुत एक अच्छे स्तर पर लेकर और इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी बना दिया। इसी दौरान में धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी साथ मिलकर रिलायंस को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। उन्होंने अपना ऑपरेशन टेलीकम्युनिकेशन, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लेकर गए। बट 90s के दौर में जब ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जहां उन्होंने जामनगर में अपना साम्राज्य, अपना किंगडम खड़ा किया, वहां पे अपनी रिफाइनरी लगाई, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी बनी। वहीं शुरुआत हुआ रिलायंस के अंदर में धीरूभाई अंबानी के हार्ट अटैक के बाद 2002 में, जब धीरूभाई अंबानी को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। 6 जुलाई 2002 से लेकर 2005 का जो दौर था वो बड़ा कठिन रहा मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी के लिए, क्योंकि सारी भाग दौड़ दोनों भाइयों के कंधों पे आ गई थी। और क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, तो दोनों ने मिलकर अपना पूरा बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक साथ चलाया, जहां पर बहुत सारे ग्रजेस हुए, जहां पर मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी अपने डिसीजंस पर कभी भी एक साथ नहीं आ पाते थे और अलग अलग राय की वजह से फाइनली उनकी मदर ने 2005 दिसंबर को बोला कि आप लोग अपनी कंपनीज अलग कर लो, जहां पर 2 अलग अलग कंपनीज बनाई गई। एक मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पुरानी कंपनी थी, उसी को आगे लेकर चले गए, जिसमें मेनली टेक्सटाइल का जो इनका बिजनेस था, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था, और वैसे ही ना जाने जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वाले बिजनेस थे, उस पर फोकस रखा गया। वहीं पर धीरूभाई अंबानी के दूसरे बेटे अनिल अंबानी थे, वो फोकस कर रहे थे उभरते हुए बिजनेस पर, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन। आपको पता है कि भैया 2000 का जो इनिशियल दौर था, उसमें 2G का बिजनेस या फिर बोले 3G का बिजनेस पता था भाई बूम पे आने वाला है, तो वो बिजनेस फोकस कर रहे थे अनिल अंबानी, और वो बिजनेस रिलायंस ADA ग्रुप को दिया गया, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को। और साथ साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस या रिलायंस पावर का बिजनेस, जो कि उभरता हुआ बिजनेस था उस टाइम पर, वो सारा मिला रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी को। बट फिर भी मुकेश अंबानी रुके नहीं। उन्होंने जो पुराने बिजनेसेस उनके जो चल रहे थे, टेक्सटाइल का बोलो या पेट्रोकेमिकल्स में बोलो, उसको तो उन्होंने उभारा ही उभारा। बट 2005 से लेकर 2010 तक वो रिटेल बिजनेस के बादशाह बन गए। आप लोग सब जानते हैं रिलायंस फ्रेश हर सिटी हर टाउन में मौजूद है। रिलायंस डिजिटल से
कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने शॉपिंग तो करी ही है। और अगर मैं बात करूं रिलायंस ट्रेंड के कपड़े, आपके परिवार में कोई ना कोई तो जरूर खरीदता ही है। अब इसको पायनियर करने के बाद उनको लगा यार अब नया क्या करना है। 2010 का दौर शुरू हुआ और मुकेश अंबानी को पता था कि भाई ये 2G 3G के बाद अब इंटरनेट थोड़ा तेज दौड़ा है। उनका पूरा फोकस हो गया टेलीकम्युनिकेशन की तरफ। उनको दिख रहा था कि भैया दुनिया जो है अब ये दुकानों से शॉपिंग नहीं कर रही, ये ऑनलाइन जा रही है, और वो ऑनलाइन में एंट्री चाहते थे। और उनको पता है कि भैया ऑनलाइन की जो मेन रीढ़ है वो है इंटरनेट, वो है टेलीकम्युनिकेशन, और इस रीढ़ को वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। जी हाँ, हमको पता है कि भैया जियो का सॉफ्ट लॉन्च किया गया था 27 दिसंबर 2015 को, बट 2010 में मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी को 4800 करोड़ में खरीद लिया था, जिसके पास में 22 सर्कल के 4G के लाइसेंस थे। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले से ही काम कर रहा था, 2015 से नहीं 2010 से ही काम कर रहा था अपना 4G सर्विसेज देने के लिए पूरे भारतवर्ष में। 2010 से लेकर 2015 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो को बनाया। जियो के टावर्स को पूरे देश भर में लगाया, पूरे देश भर में ऑप्टिकल फाइबर लाइंस को बिछाया गया, और पूरी रीढ़ की हड्डी जो कि हमारी जियो की है वो खड़ी हुई, जिसके आधार पर जियो आज के समय में एक सिम कार्ड की कंपनी नहीं है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, एक नेटवर्क वाली कंपनी नहीं है, जबकि ये आज के समय में एक डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है। जियो से हम इंटरनेट भी लेते हैं, जियो की फाइबर केबल का यूज़ करके जियो के सिम से बात भी करी जाती है। जियो के प्लेटफॉर्म पर हमने IPL भी देखा है, जियो के प्लेटफॉर्म पे OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे एप्पल का एक अपने आप में इकोसिस्टम है, वैसे ही जियो का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब मुकेश अंबानी किस पे फोकस कर रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है, और वहीं से समझ में आएगा कि भाई अगली बड़ी चीज इस विजनरी आदमी के द्वारा क्या आने वाली है। जियो को सक्सेसफुल करने के बाद मुकेश अंबानी का पूरा फोकस हो गया है न्यू एनर्जी की तरफ। भाई पूरी दुनिया जो है हमें समझ में आ रहा है टेस्ला की तरह भाग रही है। टेस्ला ने बनाई है गाड़ियां जो चलती है बैटरी पर, तो मुकेश अंबानी को दिखा कि भाई ये फ्यूचर है। इसका फ्यूचर जो है वो गाड़ी बनाने पर ही नहीं आधारित, ये एनर्जी पे आधारित है। वो एनर्जी जिससे कार्बन एमिशन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, ऐसी एनर्जी पर आधारित होना चाहिए भैया। वो चाहते हैं कि जितनी भी न्यू टाइप की एनर्जी है जिसमें से कार्बन नहीं निकलता, जीरो कार्बन एमिशन होता है, उस पे हम अपना पूरा का पूरा फोकस रखते हैं। हाइड्रोजन, विंड, सोलर एनर्जी और ऐसी तमाम चीजें जिससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस पे वो अपना फोकस बनाए हुए हैं। इसके लिए वो $10 बिलियन खर्च करने वाले हैं 2035 तक। मुकेश अंबानी अब पायनियर बनेंगे न्यू एनर्जी के क्षेत्र में, जहां पे आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर में कार्बन एमिशन कम होता हुआ दिखाई देगा। वो सिर्फ एक इंसान की वजह से वो होंगे मुकेश अंबानी। तो अगर आप भी चाहते हो कुछ बड़ा करना तो विजनरी बनो मुकेश अंबानी जी की तरह, जो आने वाले 10 से 15 साल का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं है इतना बड़ा विजन तो भैया इन्हीं के नक्शे कदम पर चलो, ट्रस्ट मी, तुम भी कहीं ना कहीं बड़ी जगह पर पहुंच जाओगे। मुकेश अंबानी जी से एक बात जरूर सीखने को हमको सबको मिलती है कि भैया आप लोगों को पता होना चाहिए फ्यूचर कहाँ जा रहा है, और हम लोगों को फटाफट से उस पे काम कर देना शुरू करना चाहिए। और जितनी भी कठिनाइयां आए, जितनी भी मुश्किलें आए, रुकना नहीं चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू मेक इट पॉसिबल। ये धीरूभाई अंबानी के वर्ड थे जिसको मुकेश अंबानी जी ने पूर्ण रूप से किया है सफल।